नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ। सुबह जो आपने कार्यक्रम देखा था उसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में लग्न कुंडली का मैंने विश्लेषण सुबह वाले कार्यक्रम में किया था। अब बारी नवांश, दशमांश और होरा कुंडली के साथ अष्टक वर्ग की है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा और कार्यक्रम को सबसे पहले पसंद का बटन दबाएं और उसके बाद जय श्री कृष्णा लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपने प्रश्न लिखें। और कल ही सुबह का कार्यक्रम जो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जाता है उसे अवश्य देख लिया करें। आइए विषय पे लेके आऊंगा। नवमांश कुंडली में सिर्फ ये आप लोगों को मैंने बहुत बार, अब तो मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो जान गए होंगे कि नवमांश कुंडली कभी भी किसी उम्र पे एक्टिव नहीं होती है, वो सदैव एक्टिव रहती है। और लग्न कुंडली से भी अगर ज्यादा किसी चार्ट की महत्ता है तो वो नवांश कुंडली की है, क्योंकि लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है और नवांश में अच्छा है तो निसंदेह वो अच्छा परिणाम करता है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह बलवान होकर बैठा है और अगर नवांश कुंडली में कमजोर भाव में या अच्छे भाव में ना बैठा हो, हालांकि यहां पे ठीक है, तो वो ग्रह लग्न कुंडली में अच्छे होने के बावजूद भी कमतरीब से परिणाम देने वाला होता है। नवांश कुंडली का विश्लेषण। लग्नेश लग्न में, चतुर्थ भाव में मित्रवत गुरु और शनि मित्र की राशि में और बुध शनि से दृष्ट हैं और शनि गुरु से दृष्ट हैं। ये स्थिति की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं और मित्रवत होकर के बैठे हैं। हालांकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो शुक्र जा करके उन्हें एक दूसरे पे चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि और राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि, राहु के ऊपर बुध केतु का प्रभाव, गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव और शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव, ये जो स्थितियां बनी हैं वो जातक के जीवन को किसी भी स्थिति में दाम्पत्य के मामले में कभी भी कमजोर करने वाली नहीं है। चतुर्थ भाव में अगर गुरु अपने मित्र की राशि में नहीं बैठे होते और इस कुंडली के लिए सप्तमेश से दृष्ट नहीं होते तो ये गड़बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन सप्तम भाव के अधिपति शनि गुरु जैसे पंचम भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं। ये अवस्था व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ संतान और पुत्र पुत्रियों का सुख देने वाला भी बना देते हैं। लग्न कुंडली कन्या की बनी थी और यहाँ के 12वें भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं। लग्न में सूर्य स्वग्रही होकर के और चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं। शुक्र से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति की पत्नी सुंदर, दाम्पत्य अच्छा, सुहृद नेचर का, दार्शनिक, मंत्र का पढ़ने वाला और जप आदि कृत्यों में अपना जीवन लगाने वाला होता है। एक वक्त पे आने के बाद वो अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को ईश्वर के साथ समर्पित करता हुआ जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पास सदैव व्यय का व्यय भी रहेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है और लग्न में ही सूर्य राहु के संग बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को सत्य बोलने के कारण या व्यक्ति का दाम्पत्य जो सामने वाला स्पाउस होगा वो सत्य बोलने के कारण कई बार अपनी शत्रुता बरकरार रख लेता है या कई बार उसे आसानी से शत्रुता बनाते हुए देखा जाता है। ये अवस्था उसे कई बार, अगर वो कम्युनिकेटिव हो तो ज्यादा बहुत बढ़िया रहे, चीजों को बहुत ही क्लियर करे और किसी भी प्रकार के अपने आप को भ्रम में न रखे। इनके जो साथी की बात होगी वो खर्चीला होगा और साथ ही साथ आकर्षित करने वाला भी होगा। इतना ही नहीं, वो कई बार तो इतना ज्यादा आकर्षक होता है कि कोई भी उसे देख करके मोहित हो जाता है। यहां पे शुक्र के ऊपर राहु और शुक्र के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को इमोशनल बनाने के साथ साथ जिद्दी, हठी और व्ययशील मतिबुद्धि का बनाता है। गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्ति को प्रेम विवाह में जागने वाला और कई बार व्यक्ति के जीवन को समरसता से युक्त जीने के कारण, मतलब वो सबको जगह देना चाहता है, इस कारण से उसका व्यय भी और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो एकादशवें भाव के गुरु और यहां स्वग्रही नहीं मित्र की राशि में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, राहु से केंद्र में है, शनि और छठवें भाव के अधिपति से दृष्ट हैं। इसके कारण उसका धन वो स्वयं खर्चा ना करे पर बाहर के दूसरे लोग उसका धन खर्च करते हैं। ये बात इनके दाम्पत्य के ऊपर लागू होगी, मतलब विवाह के बाद खर्च की अधिकता होती है या कई बार उसका जो पार्टनर होता है वो दूसरों को देने वाला होता है और अपने सीमित संसाधन से अपनी जीविका चलाता है। ऐसा मतलब उसका धन कई बार दूसरों को
खर्च करते हुए देखा जाता है। यहां मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, लाभ भाव में बैठे हैं चतुर्थेश, इस कुंडली के कारक ग्रह। इस वजह से पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव व्यक्ति के पुत्र, पुत्री और दाम्पत्य में प्रेम आदि का भाव रखेगा। इतना ही नहीं, पंचम भाव पे राहु और मंगल का प्रभाव और पंचमेश पे शनि की दृष्टि कई बार संतान से संबंधित विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो व्यक्ति प्रैक्टिकल मानसिकता के कारण इनके जो पुत्र होंगे वो कई बार प्रैक्टिकल मानसिकता के कारण अपने पिता और माता को दूर छोड़ देते हैं, या दूर रहने को वो जातक विवश होता है अपने कारण, या कई बार मतभेद की स्थिति बनती है, या कई बार वो जातक अपने पिता और माता से, मतलब इनकी जो संतति होगी वो उसके संबंध थोड़े कमजोर से हो सकते हैं। इस वजह से संतति को श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित करने की आवश्यकता होगी। धर्म का पालन करे, धर्माचरण करे, ग्रंथों का अध्ययन सबसे ज्यादा। मैंने एक बात किसी कार्यक्रम में कही थी, नहीं, एक जो मेरा स्टेटस जाता है जो प्रत्येक दिन मैं सुबह में डालता हूं, उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि परमात्मा का साक्षात दर्शन अगर करना है और उसके कृपा का पात्र बनना है तो आपको 18 पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। अगर भगवान के किसी भी प्रकार से उनके कृपा की प्राप्ति की आवश्यकता करते हैं तो आपको निश्चित रूप से भगवान के ही अंग सदृश पुराणों का अध्ययन करें। ठीक उसी तरीके से यहां पे पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि है, और पंचमेश गुरु शनि से दृष्ट हैं। इस वजह से कई बार संतति से मतभेद के योग बनते हैं। यहाँ पे बुध राहु और केतु के संपर्क में है, जो जन्म कुंडली के लाभेश होकर के बैठे हैं। गुरु से केंद्र में सूर्य और बुध का एक दूसरे को देखना व्यक्ति के जातक के दाम्पत्य को बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित, और केंद्र के चारों ही घर में कोई ना कोई ग्रह बैठे हैं, जिसमें से कम 2 शुभ ग्रह और 1 पापक ग्रह के साथ सूर्य क्रूर ग्रह बैठे हैं। और लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना, क्रूर ग्रह की राशि का बनना दाम्पत्य पे विचार करने के लिए निश्चित रूप से कहता है। दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य का बैठना, मकर राशि के अधिपति शनि जाकर के छठे भाव में बुध के संग बैठे हैं, ये अवस्था व्यक्ति को नौकरी करने के लिए श्रेष्ठ होती है। यहां मंगल नीच के बैठे हैं और चंद्रमा अपने भाव से 4 घर आगे व्यापारिक ग्रह स्थिति बना रहे हैं। और जन्म कुंडली में गुरु शुक्र के साथ बैठ करके अष्टम भाव में व्यक्ति के रिसर्च को और काम के प्रति सकारात्मक भावों को डालने वाले। इतना ही नहीं, लग्न में सूर्य के साथ राहु का बैठना, जो मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं। ये अवस्था व्यक्ति के कारोबार को बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में ले जाने वाला, विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के बाद भी व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को पटरी पे लाने में सफल और कामयाब होता है। इसके साथ अगर लग्नेश शनि जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं तो जीवन के आरंभ में करियर को थोड़ी दिशा मिलने में दिक्कत होती है, बाद में चल करके वो चीजें व्यवस्थित और परिपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अगर जातक अपने करियर को फुल फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आगे नहीं बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उसको करियर में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस कुंडली के आधार पे सदैव ही बुध की दशा और इस कुंडली के आधार पे गुरु की दशा, इन सभी कुंडलियों में सूर्य, बुध और मंगल की दशा सच्चे अर्थ में अच्छी जाएगी। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति शनि और राशि के अधिपति बनते हैं, या दशम स्थान के अधिपति शुक्र और शनि का संबंध तृतीय एकादशवें का है। लग्न के अधिपति सूर्य और सप्तम भाव के अधिपति शनि दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। ये दोनों ही स्थितियां नवांश कुंडली के लिए और दशमांशा कुंडली के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्थित और अच्छी बना रही है। अब आपको मैं इनकी कुंडली के अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। अष्टक वर्ग के आधार पे जो चार्ट मुझे मिल रहा है उसके आधार पे, ये लोगों की बात है, उन्होंने ही मुझे कहा था कि पंडित जी आप कार्यक्रम में अष्टक वर्ग पे भी जरूर ध्यान दीजिए। सो आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो मैं क्या कह रहा था कि इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो अच्छी स्थिति बन रही है वो सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा बढ़िया। व्यक्ति राजनीति से भी प्रेरित होकर के कोई काम कर सकता है और सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। वो विश्व के लिए और उसके भविष्य को संवारने के लिए, जैसे पर्यावरण हो जाए, जल से संबंधित काम हो जाए, मृदा संरक्षण हो जाए, वृक्षारोपण हो जाए, इस तरीके का कोई भी काम अगर वो करे तो सरकार से उसको सपोर्ट मिलेगा और वो सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। आमतौर पे आप एक ऐसी संस्था बना सकते हैं इस कुंडली के आधार पे जो निश्चित रूप से जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो और निश्चित रूप से वो जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर के काम करती हो। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में
अपने जन्म स्थान पे रहने का योग ज्यादा बढ़िया बनेगा। इसके साथ साथ धन को संयोने में दिक्कत हो रही है और अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा गहरा बनाने की आवश्यकता, रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता, पुण्य फल को जागृत करने के लिए लगातार ग्रंथों का अध्ययन, इसके साथ साथ संतान का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का सुख, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और एजुकेशन का सुख इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इस कुंडली में शत्रु कभी भी आपके सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि यहां पे शुक्र और सूर्य का प्रभाव एकादश 12वें भाव में था। गुरु जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में शत्रु को कभी भी आपके सामने टिकने नहीं देते। यहां पे सूर्य बैठे हैं और 6वें भाव के अधिपति शनि दिग्बली होकर के बैठे हैं। और वैसे एक बात और बता दूं तो इनका जन्म जो हुआ है वो सुबह 8:58 पे हुआ है और दिन में जन्म होने के कारण बुध, उसके बाद सूर्य और उसके बाद जो बोलते हैं कि गुरु, इन सब का प्रभाव बहुत अच्छा बन जाएगा। रात्रि के समय पे शनि मंगल एक्टिव ज्यादा होते हैं और चंद्रमा, लेकिन दिन के समय पे सूर्य, गुरु और बुध ये सब ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी जातक का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ हो तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जिद और हठ ज्यादा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म सुबह 12 बजे मतलब दोपहर के 12 बजे से पहले हुआ होता है वो आसानी से तर्क बुद्धि को लगाने वाला, समझदार और सुधी जन भी होता है। यह भी बहुत गहरी बात है। ये मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें आमतौर पे जब कभी भी मैं फोन पे कुंडलियां देखता हूं तो जब लोग बताते हैं पंडित जी दिन के 12 बजे का समय, मैं बोलता हूं बाप रे बाप। तो सामने से बोलता हूं बाप रे बाप, तो बोलते हैं क्यों पंडित जी क्या बात है, क्यों आप बाप रे बाप बोलो। मैंने कहा इसका जन्म 12 बजे हुआ है, ये व्यक्ति अपने आगे किसी को लगाएगा ही नहीं। ऊर्जा की इतनी ज्यादा तीव्रता रहेगी कि सूर्य की भांति ये चमकता रहेगा। और सूर्य जो होते हैं वो मध्याह्न में बड़े ही सिर पे होते हैं। इसी वजह से संध्या काल जो होता है, तीनों काल की संध्या, उसमें मध्याह्न काल की संध्या को बड़ी ही ज्यादा ऊर्जा से युक्त माना जाता है। और वो सूर्य के मध्याह्न होने के कारण उस समय सूर्य भगवान की उपस्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो उसका प्रतिफल बड़ा तीव्र मिलता है। तो कहने का अर्थ है, तो जैसे ही मैं कहता हूं कि बाप रे बाप वाली बात, तो सामने से जब पता चलता है तो पता चला कि उनका दाम्पत्य टूटा हुआ है, पत्नी जो है वो इस वजह से भाग गई है क्योंकि ये कठोर है, वाणी इनकी काफी गर्वीली है। तो ये बातें होती हैं, तो इस वजह से ये बात जो होती है वो समझने में। तो कहने का अर्थ है कि ये बात यहां पे लागू हो रही है। अब उसके बाद कहूं तो आप पराक्रमी हैं और निश्चित रूप से एजुकेशन इस कुंडली का अच्छा है। भाग्य को बल देने के लिए देवी मैया की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। यह कुंडली अपने बल पे बहुत सारी चीजें प्राप्त करने वाली है। एकादशवें भाव के जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति को शत्रुओं से, व्यक्ति को उच्चस्थ पदाधिकारियों से और व्यक्ति को धन से, शत्रु होंगे पर खड़े नहीं होंगे। धन होगा पर व्यक्ति अपने ऊपर भले खर्च ना करे, समाज को दे देता है। और उसके बाद व्यक्ति समाज के द्वारा पुरस्कृत और श्रेष्ठ गतिविधियों में शामिल होने वाला इंसान जाना जाता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली के एकादशवें भाव में उच्च के होकर के गुरु बलवान होकर के बैठे हैं, वो इनकी कुंडली में गुरु के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि देख रहे हैं जो जन्म कुंडली के पंचमेश होकर के बैठ के देख रहे हैं चतुर्थ भाव के अधिपति को। और इस वजह से व्यक्ति को सरकार से लाभ बहुत मिलता है। यही सूत्र यहां भी मैंने लागू किया और यही सूत्र यहां भी चंद्रमा के 10वें स्थान पे लागू कर रहा हूं। तो कहने का अर्थ है कि कई बार मैं जब कार्यक्रम में कुंडली विश्लेषण करता हूं तो चीजें यहां बताता नहीं हूं, पर वो बातें दिमाग में चलती हैं और वो फलादेश के रूप में बोलता हूं, पर बातें यहां पे बताने में कई बार चूक हो जाती है। या फिर उसको ये कह सकते हैं कि सारी चीजें ना बता करके कुछ चीजें अपने पास रखने का भी गुण होता है और ये होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है ये बात भी यहां पे लागू होती है। अब मैं एक बात और कह दूं तो इस कुंडली का लग्न बलवान, इस कुंडली का धन बलवान, इस कुंडली का तृतीय भाव भी बलवान है, खराब नहीं है, क्योंकि इस भाव के अधिपति अगर पराक्रम में बैठे हैं तो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, जिसका कुछ नेगेटिव प्रभाव शनि को झेलना पड़ेगा और कुछ सकारात्मक बल मंगल के पास आएगा। चतुर्थ भाव की स्थिति बलवान है, चतुर्थेश बलवान है। चतुर्थ भाव ठीक होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि प्राप्त हो रही है। पंचम भाव रोग से लड़ने की शक्ति होगी और व्यक्ति कभी, हालांकि शनि मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे पड़ेगा, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, बलवान है। अष्टम भाव का अधिपति अष्टम को देख रहा है, बलवान होगा। नवम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में सुभग्रह होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं पर अस्त नहीं है, इस वजह से भाग्य का सुख मिलता रहेगा। दशम भाव के अधिपति अपने घर से 4 घर आगे, ये अपने आप में ही व्यक्ति को अक्षरशः लक्ष्मीवान बनाएगा। एकादशवां भाव स्वतः बलवान। तो जरा सोच के देखिए कि कितने भाव बढ़िया बने। स्वग्रही, उच्च का, इस भाव के पास ये थोड़ा बल कमजोर है, हालांकि चंद्रमा तृतीय भाव में बहुत बलवान होते हैं। चतुर्थेश बलवान,
पंचमेश पे मंगल की दृष्टि, पंचम भाव के अधिपति पंचमेश जन्म कुंडली में उच्च के, छठवें भाव के अधिपति उच्च के, सातवें भाव के अधिपति ने सातवें को देखा, अष्टम भाव के अधिपति ने अष्टम को देखा, नवम भाव के अधिपति शुक्र 4 घर आगे, ये बहुत अच्छा होता है। दशम भाव के अधिपति स्वग्रही अपने भाव से 4 घर आगे, एकादशवां भाव बलवान और 12वां भाव स्वग्रही होने से बलवान। मतलब समझते हैं ये स्थिति कितनी अच्छी होगी कुंडली की। जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं और जो आपके जन्म का नक्षत्र है, वो वस्तुतः जब हमारे पूर्व जन्म में हमारे शरीर से हमारी प्राणांत होता है, जब हमारे शरीर से यह आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, तो जब वो तब तक हमारे इस आत्मा का पुनर्प्रवेश, वो तब तक वो समय को देखती रहती है और उस जन्म के नक्षत्र को ढूंढती रहती है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म के आधार पे मैं इस ग्रह नक्षत्र की स्थिति ऐसी बनेगी, फिर मैं इसके शरीर का निर्धारण करूंगी। या फिर स्वयं वो समय जो आपकी कुंडली में ये बैठा है, जो ग्रह नक्षत्र बैठे हैं, ये आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पे ही बैठे हैं। ये ऐसे वैसे नहीं बैठ गए कि जहां मन तहां बैठ गए, नहीं, ये आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पे ग्रह में, आकाश मंडल में, नक्षत्र मंडल के जो ग्रह होते हैं, वो सारी जो स्थितियां होती है, आकाशीय पिंड, वो सब व्यवस्थित होते हैं आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पे। क्लियर है? अब मैं आपको इनकी कुंडली में दिनवार, नक्षत्र, तिथि वगैरह तो कल बता दिया था, वैसे फिर भी बता देता हूं। इस कुंडली के लिए 7 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पे अगर चर्चा करूं तो आपकी कुंडली में नक्षत्र अच्छा रहे चित्रा, पुष्य, रेवती, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, भरणी और स्वाति, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन मैंने बताया, तिथि बताई, शुक्रवार 7 नंबर बढ़िया रहेगा। दिशा उत्तर बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए उत्तर और पूर्व बहुत अच्छा है। राशियां जिससे आप विवाह कर सकते हैं वो मकर, वृषभ, उसके बाद वृश्चिक और सिंह है। इसके अतिरिक्त अगर शत्रुता ना करनी हो तो कभी भी ना करें। मेष, सिंह और धनु वालों से मित्रता मकर और वृषभ वालों से बहुत अच्छी रहेगी। गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र में गुरु बैठे हैं, लग्नेश लग्न में, बुध मित्र की राशि में, हालांकि नीचा विलासी पर शनि से दृष्ट है, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को प्रेम विवाह में भी उतरते देखा जाता है। सप्तम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति कुछ भी करे, अनंतहीन स्थिति में ऐसे जाकर के विवाह करे जिसका कभी भी समाज में कोई गलत प्रभाव न बैठे और वो कभी भी समाज के द्वारा कुपात्र की दृष्टि से न देखा जाए। मतलब विवाह अपने वर्ण में करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कभी भी विवाह ना करने के बारे में कभी विचार न करें। किसी भी पुरुष का विवाह होना ही चाहिए और महिलाओं का तो विवाह आवश्यक ही है, क्योंकि विवाह नहीं होगा तो यशस्वी वर की प्राप्ति नहीं होती है और विवाह नहीं होगा तो निसंदेह साधु, सन्यासी, दैवज्ञ पुरुष भी पैदा नहीं होंगे। उनके ही कारण गृहस्थ जीवन को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इनके ही संयोग से महान यशस्वी पुरुषों की समाज को प्राप्ति होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।